एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का लेक्चर थर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग दो चैप्टर पढ़ लिए थे। कौन कौन सा पढ़े थे आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोग को किसी चीज़ का डिस्कशन करने के लिए अच्छा होता है। हम दोनों इंटरेक्शन के लिए, स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अभी आप लोगों को टेलीग्राम है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जितना जुड़िए उतना हमको भी बेनिफिट होगा, आपको भी होगा कि आप हमसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ आप पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बताते रहता हूँ रेगुलरली। तो देखिए, टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर, और इसमें मैं आप लोगों को स्पेशल इस तरह से पढ़ाऊंगा। देखिए, पढ़ाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा दिए, बट पढ़ा तो हर कोई सकता है, लेकिन ये पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बना है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो फिर उस पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आपको इस तरह से पढ़ाऊँ और इस तरह से समझा दूँ जो आप लोग को बिहार स्पेशल सर्वे के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए। और मैं आप लोगों को 200 क्वेश्चन इसका करवाऊंगा एक साथ, 2 लेक्चर, एक में 100 क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंड लेक्चर 100 क्वेश्चन कराऊंगा। वो आप लोग को स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन देगा। अगर आप 200 क्वेश्चन वो कर लीजिएगा ना, तो उसका एक भी एस्टिमेशन क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल हो या नॉमेरिकल हो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मैं तो उतना आपको करवा दूंगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हम थ्योरी 5, इसमें 5 चैप्टर है, और ये थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को भी कुछ समझ में आ जाए कि एस्टिमेशन किस टाइप का होता है, कॉस्टिंग कैसे करते हैं किसी भी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर और टेंडर कैसे कैसे लिया जाता है, क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशन है, क्या उसमें डाटा, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को टोटल बता दूंगा, जिससे आप लोग को ओवरव्यू पता चल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, थ्योरी कम एक बार पढ़ लीजिए। और मैं आप लोग को एक सजेशन करूँगा, सिविल बूस्टर आप लीजिए और उसका एक थ्योरी पढ़िए। सिविल बूस्टर में कंसाइड दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, और कम से मिनिमम दिया हुआ है। जिससे आप लोग थ्योरी पढ़िएगा ना, उससे अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, आपका 80 से 90% क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ में जब भी मैं आप लोगों को कराने जाऊँगा शॉर्ट नोट्स के तरीका में, मैं आप लोगों को टोटल सिविल बूस्टर का टोटल एक चीज़ जो हम खुद अपने से हाईलाइटेड करके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आप लोग को कॉन्सेप्ट है वो टोटल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे आप लोग डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट वहाँ से बना सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को कराऊंगा ना, आप लोग को अच्छा लगेगा प्रैक्टिस सेट करने में, क्योंकि आपको लगा थ्योरी पढ़े हुए हैं वो में बेसिक ओवरव्यू। तो आप लोग को थ्योरी के साथ साथ आप लोग को जैसे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, हम प्रैक्टिस सेट इजीली टैकल कर सकते हैं और क्वेश्चन को हम इजीली तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है कॉन्ट्रैक्टर? तो कॉन्ट्रैक्टर में आप लोग क्या क्या पढ़िएगा। कॉन्ट्रैक्टर में देखिए कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी भी चीज़, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ओनर होता है, उसके बीच कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हर एक चीज़ मैं आप लोग पढ़ाऊंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है सबसे पहले तो देखिए क्या है। यह एक एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट है। किसके बीच? ओनर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ओनर के बीच क्या है? एक एग्रीमेंट है, जो आप लोग को इन्फोर्समेंट वाला कोर्ट ऑफ लॉ, एक कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है कि ये इस तरह से काम करेगा। अब देखिए, मैं आप लोग को इसका PDF ना, देखिए इसका तीसरा चैप्टर भी चल रहा है, चौथा और 5वां चैप्टर। जैसे ही इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा PDF दे दूंगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए कि सर हमको PDF नहीं मिला एस्टिमेशन कॉस्टिंग का। मैं जैसे ही 2 से 3 दिन में आप लोग को ये अपलोड हो जाएगा, 3 से 4 दिन में आप लोग को इसका पूरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग खत्म कर दूंगा। उसके बाद आप लोग को PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF के थ्रू। तो उसके बाद क्या है, कह रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड सो दैट द कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट द वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन। अब इस कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनता है ना, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो काम जो है ना, जो भी हम स्पेसिफिकेशन दें, जो भी ओनर स्पेसिफिकेशन दिया कि हमको इस तरह से कोई भी बिल्डिंग बनाना है, तो उस स्पेसिफिकेशन के तहत वो उस काम को एग्जीक्यूट करे, उस काम को अच्छे तरीके से कर सके, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लेगा ना, तो उससे क्या होगा कि जो एडवांस रुपया लिया जाता है ना किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, तो मान लिया अगर आप अच्छा काम नहीं किया तो क्या होगा कि वो जो आप एडवांस दिए तो ऑटोमेटिक आप वो एडवांस क्या कि उसको रिटर्न मत कीजिएगा। तो इसीलिए कोई भी ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो इससे ये बेनिफिट मिलता है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी फ्री काम करने का अनुमति मिलता है, और जो भी ओनर रहता है उसको भी रहता है कि चलो हमको अगर पूरा स्पेसिफिकेशन के साथ जो भी मैं स्पेसिफिकेशन दिया हूँ उसके साथ वो मेरा पूरा काम करके मुझे दे देगा। तो ये दोनों का मतलब यही होता है। अब देखिए इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछने लग रहा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछने लग रहेगा मैं आप लोगों को हाईलाइटेड कर दूंगा। देखिए क्या है कि सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टेबल। ये सब्जेक्ट सिंपल भी होना चाहिए, अंडरस्टेबल। बात सही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा वो आपको सिंपल और अंडरस्टेबल होना चाहिए, जिसका आप समझ सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट शुड भी क्या होना चाहिए? रिटन, हमेशा रिटन होना चाहिए। क्या है कि कोई भी काम आप किसी भी काम में जब तक रिटन नहीं है और साइंस पे नहीं है ना, आप उस चीज़ को नहीं मानिएगा। ऑटोमेटिक है, साइन रहेगा, बोलने से कौन मानता है आजकल। हम आपको बोलेंगे कोई काम करने के लिए, आप नहीं कीजिएगा तो क्या मैं उसको एज ए फोर्स किसी लॉ के तहत मैं आप लोगों को सजा दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। तो ऑटोमेटिक है, जो भी रिटर्न रहेगा आप उस पर साइन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है वो। अगर कोर्ट इससे पहले ही बोल दिया ना, किसके थ्रू होता है? इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के इन्फोर्सेबल के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अभी क्या है, इट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये मैं बता दिया हूँ। कह रहा है कि देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट बाय द बोथ पार्टी। अब दोनों पार्टी के द्वारा जो होता है ना, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए कि हाँ, जो आप जो बताए हैं, जो स्पेसिफिकेशन बताए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको सहमत है कि हाँ मैं इस तरह से काम करवा दूंगा, जितना भी रुपया लेगा उसके तहत वो पूरा फ्री कंसेंट होना चाहिए। हर एक चीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है। बोथ द पार्टीज मस्ट बी
कंपेटेंट टू द साइन इन द, कहने का मतलब जो दोनों पार्टी अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद उसको लगता है कि हाँ हर एक चीज़ मेरे लिए सही है, कंफर्टेबल है हर एक चीज़, तो वो दोनों क्या करता है फिर वहाँ साइन करता है, साइन करने के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट की, अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट बनता है किसके, ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, वो डॉक्यूमेंट किस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले देखिएगा ना, डॉक्यूमेंट जो होता है ना, सबसे पहले पहला पेज पर एक टाइटल पेज होता है, क्या होता है टाइटल पेज, और टाइटल पेज में क्या होता है कौन सा काम हो रहा है उसका मेंशन रहता है कि कौन सा हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स पेज में ऑटोमेटिक आप भी पढ़ते होंगे, इंडेक्स पेज में क्या होता है जो भी काम होता है ना तो उसका हर एक चीज़ का विवरण रहता है, डिफरेंस रहता है कि हाँ पहला पेज पे ये काम होगा, ये होगा, हर एक चीज़ वो इंडिविजुअली हर चीज़ आप लोग को डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिखा रहेगा। फिर टेंडर नोटिस निकलेगा, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, ये आपके वर्क का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि क्या क्या उसमें काम करना है नहीं करना है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना, प्रोजेक्ट ऑफ वर्क का कितना कॉस्ट होगा, कंप्रेशन किस टाइम पे होगा, हर एक अमाउंट ऑफ द अर्नेस्ट मनी, कितना आपको अर्नेस्ट मनी दिया जाएगा। मैं आप लोग को अर्नेस्ट मनी के बारे में बताऊंगा, अर्नेस्ट मनी होता क्या बाद में, इसी वीडियो में पता चलेगा अर्नेस्ट मनी क्या होता है। उसका क्या एक टेंडर फॉर्म निकलेगा, आप लोग टेंडर फॉर्म में क्या होगा, बिल ऑफ द क्वांटिटी, कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड द टोटल कॉस्ट, आप लोग को जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेट होगा वो देना पड़ेगा और टोटल कॉस्ट देना पड़ेगा। उसका शेड्यूल रेट होगा, उसके बाद जनरल स्पेसिफिकेशन, इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे जनरल स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, टोटल आप लोग को डिटेल और ड्राइंग, टोटल डिटेल एस्टिमेशन भी पढ़ाए थे और उसको आप लोग को ड्राइंग ऑफ वर्क भी पढ़ाए थे। तो टोटल चीज़ मैं आप लोग से पहले पढ़ा दिया और इसका PDF आप लोग को 3 से 4 दिन मिल जाएगा। करेक्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या कंडीशन होता है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का जो होता है ना ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर शुड बी डिपॉजिट 10% ऑफ अर्नेस्ट कॉस्ट, सॉरी एस्टिमेशन कॉस्ट का ना 10% वो डिपॉजिट करता है। और उसमें क्या क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप मान कोई काम किए और आप जो भी मेरा स्पेसिफिकेशन है वो काम के तहत स्पेसिफिकेशन आप नहीं किए, तो ऑटोमेटिक जो भी स्पेसिफिकेशन उसके अनुसार आप काम नहीं किए तो हम क्या करेंगे, वो आप लोग को रुपया उतना काट लेंगे। इसमें क्या होता है 2% जो होता है ना अर्नेस्ट मनी इंक्लूड होता है। अब 2% अर्नेस्ट मनी क्या होता है इसमें इंक्लूड, और अर्नेस्ट मनी होता क्या ये पता होना चाहिए। अर्नेस्ट मनी क्या होता है, ये एक गारंटी है जिससे ये उसको लगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है ना वो सीरियसनेस है। अर्नेस्ट मनी जो होता है ना, आप किसी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आया, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आया, आप जैसे उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा ना तो उसमें अर्नेस्ट मनी दिया जाता है। अर्नेस्ट मनी का मतलब कि आप जो भी हम जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, हम जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सीरियस है कि नहीं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, नहीं तो क्या होगा कोई फालतू जाकर फॉर्म फिलअप कर देगा ना। अगर आपको रुपया नहीं देना फ्री में तो कोई भी चीज़ हम भी चाहेंगे हम भी भर देंगे, कोई भी चाहेगा हम भर देंगे। अगर जो सीरियस रहेगा, अगर रुपया ले रहा है तो ऑटोमेटिक है वो रुपया कब देगा, जब आप सीरियस रहेगा किसी चीज़ काम करने के लिए। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जब रुपया देगा तो वो तो सीरियस रहेगा, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ ओनर वो इसलिए ले रहा है अर्नेस्ट मनी जिससे वो सीरियस रह के काम लेने के लिए। तो इसका मतलब अर्नेस्ट मनी का मतलब यही होता है, जिससे क्या होगा अवॉइड हो जाएगा फॉल्स बिडिंग, जो भी बिडिंग फॉल्स होगा वो अवॉइड हो जाएगा। अब देखिए वर्क इज ओपन फॉर द इंस्पेक्शन, ठीक है, फॉर द बेड वर्क दैट वर्क कैन बी द डोमिनेटेड लेड, ये सब चीज़ आप लोग। अब देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का कितना टाइप होता है और कौन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो कहलाता है, किस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं। देखिए आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और यूनिट रेट और शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए आइटम रेट से नाम देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए ना तो उसको उसका जो भी टॉपिक दिया था उसी से आपको पूरा मीनिंग पता चल जाएगा। कैसे देखिए आइटम रेट कहने का मतलब प्रत्येक आइटम का अलग अलग रेट दिया रहेगा, आइटम रेट का मतलब यही होता है। अब यहाँ क्या है, इन दिस कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द एजुकेशन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ये रेट के बेसिस पे वो अपना एजुकेशन काम करता है, ठीक है बात सही है। कह रहा है दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर यूज फॉर द पब्लिक और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इस टाइप का जो होता है ना। अब यहाँ जो क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा, ये चीज पता होना चाहिए क्या कि कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जो पब्लिक और किसके लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, कौन सा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और यूनिट रेट या शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज आप लोग को याद होना चाहिए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पब्लिक और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, कौन सा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से। अब देखिए इसका एडवांटेज से कोई आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव में खास करके ये सब जितना भी आप लोग को SSC JEE मेंस में पूछ सकता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। अब देखिए परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अब देखिए क्या, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द आइटम रेट, ऑटोमेटिक है कि यह आइटम रेट का मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ क्या होता है, रेट का परसेंटेज लिया जाता है, जो भी रेट टोटल कॉस्ट का रेट होगा ना उसका जो भी एग्जीक्यूशन किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका कुछ परसेंटेज उसको चाहिए काम करने के लिए, हाँ इतना हमको प्रॉफिट होगा तो उस काम करने के लिए उसको उतना रुपया चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और यह क्या होता है याद रखना, यह मेथड जो होता है ना स्टेट डिपार्टमेंट वर्क के लिए होता है, किसके, स्टेट डिपार्टमेंट वर्क के लिए होता है, ये आपको पता होगा, स्टेट डिपार्टमेंट वर्क के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट का करते हैं। यही चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि स्टेट डिपार्टमेंट वर्क के लिए किसका यूज करते हैं, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट का करते हैं। उसका जो भी दिया हुआ वो फालतू है, कहने का मतलब आपको समझने के लिए हाँ ये चीज़ किसको कैसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। यह क्या होता है, इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रॉफिटेबल है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप लोग को कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रॉफिटेबल है, तो कौन सा परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलिए क्या है कि सेकंड थर्ड क्या है, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कि जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट के साथ आपको कोई फिक्स या कॉस्ट, देखिए आपको क्या कॉस्ट प्लस
फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, जो फिक्स फी होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का जो फिक्स्ड फी होगा उसके पास जो भी कॉस्ट है तो दोनों मिल करके उसको जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको बेनिफिट मिलता है। देखिए ये क्या है, इन दिस सिस्टम फिक्स्ड फी इज गिवन एज ए कॉन्ट्रैक्टर, जो फिक्स फी है उसको तो दिया जाएगा, माने जो काम है जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए उसमें जितना रुपया लगेगा एक फिक्स अमाउंट होगा, जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा, हाँ चलो इसका है ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, प्रॉफिट इस रिस्पेक्टिव ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसका किसका, जो भी आप लोग को कॉस्ट ऑफ वर्क लगाना उसका टोटल का जो भी इस रिस्पेक्टिव प्रॉफिट होगा वो किसके के पास जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। तो कह रहा है दिस इज टू कंट्रोल द टेंडेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि इससे क्या होता है कि आपका इंक्रीज जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का होता है ना, टेंडेंसी होता है कि वो आपको इंक्रीज कर देगा, ऑटोमेटिक है कि आप मान लीजिए ये बोलिएगा ना कि मेरा आप कोई भी काम अगर 10 लाख में करवा दीजिएगा तो मैं आपको उसका कुछ फिक्स परसेंटेज कुछ प्रॉफिट मैं आप लोग को दे दूंगा, जो हमको प्रॉफिट मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम 10 की जगह 20 लाख का करवा देंगे तो हमको तो उसका परसेंटेज, अब 10 का जो 2% है 20 का 2%, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया ना, जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा, इससे मेरा क्या अननेसेसरी मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है ना, कॉस्ट प्लस फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल गया। तो यही चीज़ है कि कौन सा, देखिए इसमें ये सब आपसे नहीं पूछा, ऊपर में 2 क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोग को आइटम रेट किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग पता हो किसके लिए करते हैं आइटम रेट, जो भी पब्लिक होता है और आप लोग को जो भी डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट उसके लिए करते हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट वर्क के लिए कौन करते हैं, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये 2 चीज क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। आगे क्या है कि आप लोग पढ़िए कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी एंड स्केल ऑफ फी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड बाय द ओनर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर प्लस एन अमाउंट ऑफ फी इनवर्सली वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एस्टिमेशन कॉस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसका कहने का मतलब है कि इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है कि ओनर के द्वारा पेड किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो भी एक्चुअल कॉस्ट सीधा उन लोगों को दे दिया जाता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को, मान लो कि हाँ आप इतना रुपया ले लीजिए, ठीक है। और क्या होता है, इनवर्सली वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एस्टिमेशन कॉस्ट। अब जो भी हम लोग एस्टिमेशन कॉस्ट किए हैं, हमने हो सकता है किसी भी सामान का दाम बढ़ गया तो उसके अनुसार क्या होगा, वो आप लोग का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज भी होगा। ये चीज इसमें कहा गया है कि कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी और स्केल ऑफ फी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है। इसमें क्या होता है कि एडवांटेज इसमें क्या, देखिए इन दिस केस कॉन्ट्रैक्टर शेल नॉट ट्राई टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अननेसेसरी। इस टाइप में क्या होगा कि उस ऑटोमेटिक है ना, इसमें क्या हो गया आपको एक तरह से क्या होगा कि जैसे जितना आइटम का मान लीजिए जो कॉस्ट होगा ना उतना ही दिया जाएगा ओनर के द्वारा, और ओनर के द्वारा उतना ही दिया जाएगा। तो आप तो किसी भी आप कोई भी चीज सामान लीजिएगा तो उसका प्रूफ दीजिएगा ना कि हाँ इस सामान का क्या प्रूफ है नहीं है ओनर को, इससे क्या होगा अननेसेसरी प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा ना इंक्रीज नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है जो भी ओनर के लिए। उसका नेक्स्ट लिए क्या है, कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉस्ट तो दे ही रहा है उसका कुछ फिक्स परसेंटेज रहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसमें क्या है, इन दिस टाइप कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड द एक्चुअल कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर को पेड किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट बाय द ओनर। और कह रहा है कि विथ द सर्टेन परसेंटेज एज फी एज एग्री इन द कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कुछ परसेंटेज फी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया जाता है इतना परसेंटेज मैं आप लोग को, जैसे काम कंप्लीशन होगा उसके मैं आप लोग को जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का होगा उसका मैं आप लोग को इतना परसेंटेज दूंगा। तो ये आप लोग को कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन रहेगा ना, आप लोग जो भी ये जो जिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसमें आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ना और उससे पता चल जाएगा आंसर। जो आप लोग 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में ये जो डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन इससे पता चल जाएगा कि हाँ क्या मेरा कहने का कार्य क्या है, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज। जो कॉस्ट है वो तो देगा ही ओनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को, फिक्स परसेंटेज कुछ परसेंटेज होगा जो दिया जाएगा ओनर किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये उससे पता चल रहा है, वही चीज़ को डिस्क्राइब नीचे किया गया है, तो कोई बात ज़्यादा है नहीं। अब देखिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट। जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि हाँ हम मान लिया कि जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इतना है, चलो हम कॉन्ट्रैक्ट को दे दिए। क्या है, दिस इज सिंगल फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सिंगल फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है कि जो एक बार हम लोग मान लिया कि एस्टिमेशन इतना है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, और उसके बाद हम लोग क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को दे दिए। कहा इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब फॉर द फिक्स सम, कुछ सम के लिए वो क्या करता है, इस काम को परफॉर्म करता है। इसमें द ओनर प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्टर एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क। इसमें क्या होता है, जो भी ओनर होता है ना वो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन देता है इसको, कॉन्ट्रैक्टर को। कहा इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज ट्राई टू फिक्स द कंडीशन ऑफ वर्क एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके उतना क्या करे, एक दूसरे कंडीशन को फुलफिल करना चाहता है। इसमें क्या एडवांटेज देखिए, ओनर इज अवेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। अब देखिए स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट से पहले क्या होता है, वो अवेयर रहता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना टोटल लगेगा। यह क्या होता है, इट इज सुटेबल फॉर द यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। देखिए ये सब क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट, नॉर्मल सिंगल 1 BHK घर बना रहे हैं, कोई भी 2 BHK घर बना रहे हैं, उसके लिए आप लोग को सिंगल प्रोजेक्ट होता है, नॉन जो सबसे स्मॉल प्रोजेक्ट होता है उसके लिए सुटेबल है। लेकिन जैसे लार्ज प्रोजेक्ट होगा, जैसे स्टेट के लिए प्रोजेक्ट होगा या आप लोग सेंट्रल के प्रोजेक्ट हो, उन लोग के लिए ये सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि आप पहले किसी भी चीज़ को एस्टिमेट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट मेरा इतना लगेगा, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे जो आप लोग बताए थे कि परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट ये सब जो होता है ना, हम लोग को स्टेट डिपार्टमेंट वर्क के लिए सही रहता है। चलिए इसके बाद क्या लेबर कॉन्ट्रैक्ट।
अब इसमें क्या है कि लेबर के अनुसार आप लोग क्या था, दिस टाइप ऑफ ओनर डिपार्टमेंट पे द कॉन्ट्रैक्टर फॉर ओनली यूज ऑफ द लेबर इन द प्रोजेक्ट। कहने का मतलब टोटल आप लोग के ये ओनर क्या करेगा, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा सिर्फ लेबर का कॉस्ट देगा, और जो आपको फिक्स एक अमाउंट हो वो तो देगा ही आपका जो काम करवा रहे हैं, लेकिन ये इसमें सिर्फ लेबर का सीधा ओनर के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सीधा हो गया कि जितना भी आप लोग को वर्क का काम है, कहने का मतलब जितना भी आप लोग को सामान है, टोटल सामान क्या होगा, ओनर के ही द्वारा लाया जाएगा हर एक चीज़। नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है व्हेन द वर्क इज एलोटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग द्वारा क्या होता है कि ये कोई भी काम एलोटेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, ये पता चल गया। इसी तरह टारगेट, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे, क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बताते वहीं 2-3 को क्वेश्चन पूछेगा। एक लमसम पूछ सकता है, लमसम तो ऑटोमेटिक है, क्या स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। एक आप लोगों को पूछेगा कि जो भी स्टेट डिपार्टमेंट वर्क होता है किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। एक आपसे पूछेगा कि पब्लिक और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किसके लिए होता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये 3 जितना भी तक पढ़ा वहाँ से मात्र 3 क्वेश्चन बनेगा आपको। क्वेश्चन बनेगा आप लोग को चैप्टर नंबर 2 से स्पेसिफिकेशन से, जहाँ से आप लोग को पूछेगा जो भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़, जैसे डीपीसी का मेजरमेंट किससे करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है चैप्टर नंबर 2 से। ये आप लोग को पता होना चाहिए। और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 का आप लोग को जो भी आप लोग को एस्टिमेशन पढ़े हैं कि कौन सा एस्टिमेशन किस तरह से, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में क्या क्या होता है, हर एक चीज आप लोग को वहां से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद एस्टिमेशन नेक्स्ट जो इवोल्यूशन है वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगले ये चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मेन एक्चुअल जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5 से। तो आप लोग इसको हम इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग पता चल जाने की किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितना प्रकार का होता है, हर एक चीज मैं आप लोग बता रहा हूँ। इसी तरह रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैकेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी तरह बिल्ड ऑपरेशन एंड ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिपार्टमेंटल वर्क होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या है, इफ नो कॉन्ट्रैक्टर इज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट ऑन द गिविंग सेट ऑफ द कंडीशन देन द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय द, मतलब डिपार्टमेंट वर्क। अब क्या हुआ, जैसे ही मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई काम नहीं लिया तो क्या डिपार्टमेंट के द्वारा काम किया जाएगा, तो इसका मतलब यही हुआ। यहाँ से उसका क्या, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब टेंडर क्या होता है, अब टेंडर हम लोग कैसे लेते हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। टेंडर से कैसे हम लोग टेंडर लेते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर कैसे लेता है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो टेंडर में देखिए कुछ नहीं, टेंडर में खाली ये याद रखिएगा क्या, नोटिस क्या है, इन्विटिंग टेंडर, क्या है, नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर, इसको हम एनआईटी भी बोलते हैं। क्या होता है, एनआईटी, नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर भी बोलते हैं, इसको एनआईटी भी बोलते हैं। अब देखिए ये टाइप ऑफ टेंडर कितना प्रकार का होता है, इसमें देखिए एक लोकल टेंडर होता है। लोकल टेंडर का मतलब क्या हो, लोकल तरीका से करा है कि इन दिस टेंडर इज इन्वाइटेड फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क इन लोकल एरिया और सराउंडिंग। इस टाइप का क्या होता है कि कोई भी वर्क जो होता है मेरा लोकल एरिया में हो और सराउंडिंग एरिया में हो, उसके लिए हम लोग निकालते हैं टेंडर, जिसको हम लोग लोकल टेंडर बोलते हैं। ग्लोबल टेंडर में क्या होता है, फॉर ए बिग प्रोजेक्ट, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इसे हम लोग क्या होता है, ग्लोबल टेंडर के रूप में आता है। करा है कि स्पेसिफाइड वर्क डिजाइन आर द रिक्वायर्ड विच आर द अवेलेबल इन द ग्लोबल मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल होता है। हेंस फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क ग्लोबल टेंडर इज इन्वाइटेड, इस टाइप ऑफ वर्क को ग्लोबल टेंडर में इन्वाइट किया जाता है। अगला क्या है, ओपन टेंडर। ये हर ओपन का मतलब है हर किसी के लिए ओपन रहेगा। तो सीधा सीधी ये क्या है, हर किसी के लिए आप लोग जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप लोग इसमें जाकर के इन्वाइट कर सकते हैं। क्या है, सील्ड टेंडर में क्या होता है कि ये क्या होता है, बिग प्रोजेक्ट या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है, ये किसी को मिलता है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट हर किसी के लिए नहीं रहता है, ये सील्ड प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है आप लोग को लिमिटेड टेंडर में क्या होता है, ओनली अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर। ये भी क्या होता है, कोई सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही अवेलेबल, जैसे उसका किसी का कभी एक्सपीरियंस मांग दिया जाता है 15 साल 20 साल 25 साल कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो आप लोग को क्या होता है, स्पेशल जो भी सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर होता है उसी को दिया जाता है। सिंगल टेंडर में क्या होता है कि ये क्या होता है, इन्विटेशन इज गिवन ओनली वन ऑफ द फर्म टू टेंडरिंग द सर्व बाय द क्वेटिंग देयर रेट्स, जो भी रेट्स होता है ना। अब सिंगल टेंडर का मतलब हो गया वो तो रेट पे डिपेंड हो गया, इन्विटेशन इज गिवन ओनली टू वन फर्म टू रेंडर द सर्विसिंग मतलब क्वेटिंग देयर रेट। अब कहने वाला जो भी रेट है ना, अब मान लीजिए सिंगल टेंडर का मतलब हुआ कि जो रेट है ना, मान लीजिए कोई भी 2 टेंडर है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर क्या किया कि आपको रेट कर दिया 5 लाख, ठीक है, दूसरा कर दिया आप लोग को 7 लाख। तो अब क्या कहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 7 लाख बोला कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख बोला कि ठीक है तुम यहाँ से हट जाओ, ठीक है, मैं क्या, वो क्या करता है, उसको परसेंटेज कुछ दे करके उसको निकाल देता है। वो अब क्या, वो सिंगल बच गया, तो वो क्या करेगा, अब गवर्नमेंट को चाहिए, अब गवर्नमेंट को पता चला कि 7 लाख ही एक ही टेंडर, एक ही कोई आया कॉन्ट्रैक्टर जो हम लोग को साथ दे रहा है, तो क्या कर जबरदस्ती उसको देना पड़ता है, तो इसी को हम लोग सिंगल टेंडर बोलते हैं। अब क्या है आप लोग को इसके बाद अभी प्रोसीजर ऑफ इन्वाइटिंग टेंडर, जो इन्वाइटिंग टेंडर का क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हम लोग इन्वाइट करते हैं। टेंडर इज इन्वाइटेड इन द फ्लोइंग स्टेज, क्या होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट, पहले क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट को प्रिपरेशन किया जाता है। इश्यू इफ नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर, पहले इश्यू किया जाता है जो भी नोटिस होता है। सबमिशन ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर, टेंडर का ओपनिंग का सबमिशन किया जाता है। फिर क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर ऑफ एंड अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक्सेप्ट किया जाता है, फिर उसको बुलाया जाता है। उसके बाद क्या है, टेंडर डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग, जो भी टेंडर का डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, जो भी टेंडर का डॉक्यूमेंट होता है। इसमें देखिए क्या है आप लोग को, टेंडर ड्राइंग है, स्पेसिफिकेशन है, जनरल है, डिटेल, ये सब टोटल आप लोग को जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको देना पड़ता है। बिल ऑफ क्वांटिटी, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्म ऑफ द टेंडर, फॉर्म ऑफ द एग्रीमेंट, फॉर्म ऑफ द बॉन्ड, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग को कि टेंडर का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग डेट, ड्यूरेशन और टेंडर सम रहता है टोटल। अब देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग पूछेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूजिंग टेंडरिंग, जैसे अर्नेस्ट मनी, ईडी जो होता है ना,
1 से लेकर के 2% तक लेता है। कितना? 1 से लेकर 2% तक अर्नेस्ट मनी जो लेता है ना, 1 से 2%। इसी तरह से क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लेता है? 5 से 10%, 5 से 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। अब देखिए टोटल जो लिया जाता है ना, टोटल कितना अप्रोक्स 10% लिया जाता है, जिसमें आप लोग को 2% जो होता है ना अर्नेस्ट मनी इंक्लूड होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोग ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब मेंटेनेंस पीरियड या ये सब आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा नहीं। बिहार स्पेशल सर्वे मीन में क्वेश्चन जहाँ देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आप लोग को। प्रोसीज्योर टू सबमिट द टेंडर, जो टेंडर का जो मिला है अब उसको सबमिट का प्रोसीज्योर क्या क्या प्रोसीज्योर है। अब देखिए इन्वेलप सिस्टम है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछेगा हमेशा इन्वेलप सिस्टम, ये आप लोग को 4 स्टार है, 4 स्टार है। तो इन्वेलप सिस्टम के थ्रू हम लोग कैसे कोई भी टेंडर को सबमिट करते हैं। तो क्या सबसे पहले इन्वेलप 1 आता है। इन्वेलप 1 में क्या क्या आता है पूछेगा इसी तरह से। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप लोग ऑर्डर दे देगा कि इन्वेलप 1 में कौन सा आता है, क्या रहेगा? अर्नेस्ट मनी। क्या रहेगा? इन्वेलप 1 में अर्नेस्ट मनी रहेगा। इन्वेलप 2 में क्या रहेगा आप लोगों को? कॉन्ट्रैक्टर टेक्निकल सर्टिफिकेट, जो कॉन्ट्रैक्टर टेक्निकल सर्टिफिकेट वो रहेगा। वर्क का एक्सपीरियंस रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो। टैक्स डिटेल रहेगा, ETC। थर्ड में क्या रहेगा? टेंडर का फॉर्म, जो टेंडरिंग फॉर्म निकला था वो फॉर्म में क्या क्या हर एक चीज वो रहेगा, टेंडर फॉर्म। 4 में क्या रहेगा कि आप जो इन्वेलप भेजिएगा ना उसका आपको कैसे भेजना है, वो आप लोग को भेजने का एक तरीके से ये हो गया। उसके अंदर क्या कीजिएगा, 1 2 3 जो चौथा इन्वेलप होगा उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट इन्वेलप को डालिएगा, उसका सेकंड इन्वेलप, तो थर्ड इन्वेलप को डाल करके आप लोग उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिएगा। इतना चीज प्रोसीजर है। तो क्या होगा, अब देखिए ओपनिंग, अब ओपनिंग ऑफ इन्वेलप जो हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि हम लोग इन्वेलप कैसे ओपनिंग करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा ओपनिंग करने के लिए, अब देखिए सबसे इन्वेलप चौथा करेगा क्योंकि उसी के अंदर 3 गो है मेरा, तो सबसे ओपनिंग चौथा होगा। ठीक है, अब चौथा होगा तो उस पर क्या होगा, टेंडर फॉर्म रहेगा। क्या ही टेंडर फॉर्म दिया, देखिए उसका क्या होगा, उसका जो भी कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, वर्क सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है कि नहीं है। लास्ट में देखेगा इन्वेलप 1 का अर्नेस्ट मनी है कि नहीं। जैसे ही 3 प्रोसीजर देखेगा कि हाँ इसका सब फुलफिल हो रहा है, तो वो सबमिट एक्सेप्ट कर लेगा। वो जो भी होगा आप लोग को टेंडर वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये चीज़ आपको पता चलेगा प्रोसीजर ऑफ जो भी आप लोग को सबमिट करने का टेंडर कैसे सबमिट किया जाता है इन्वेलप सिस्टम के थ्रू। इसी तरह वर्क ऑर्डर है, एक्ट ऑफ गॉड है, ये सब चीज़ तो आप लोग पता है किस तरह से होता है। मोबिलाइजेशन और एडवांस है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन जो भी मैं आप लोग को टिक कर रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। और मैं आप लोगों को 200 क्वेश्चन बता दूंगा, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। अब देखिए यहाँ से होगा क्वेश्चन, आप लोगों को पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि वेरियस अकाउंट फॉर्म टू यूज, जो भी हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, कितना नंबर फॉर्म किसको हम बोलते हैं। जैसे कैश बुक होता है ना, फॉर्म नंबर 7 मिलेगा, किसमें फॉर्म नंबर 7 जैसे बोलेगा ना तो वो कैश बुक का फॉर्म होगा। उसके बाद मेजरमेंट बुक जो होता है ना, फॉर्म नंबर किस में है, 29 में। मेजरमेंट बुक कितना है, फॉर्म नंबर 29 में है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए किस फॉर्म में किस कौन किस क्या है नहीं। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया, 29 में है। फर्स्ट एंड फाइनल बिल जो है ना, फॉर्म नंबर किस में है, 24 में है। फॉर्म नंबर 24 में है। और इसी तरह से आप लोग को फाइनल जो है ना अकाउंट बिल आप लोग कितना है, 26 में। रनिंग अकाउंट बिल कितना, 25 में है। इसी तरह से नॉमिनल मस्टर रोल जो है ना, ये चीज क्वेश्चन पूछता है, नॉमिनल मस्टर रोल 21 में। ये तो आप लोग को पूछेगा नहीं। अब नॉमिनल मस्टर रोल होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ये आप लोग को नॉमिनल मस्टर रोल क्या होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है नॉमिनल मस्टर रोल में क्या क्या होता है। देखिए आप लोग को पूछेगा क्वेश्चन नॉमिनल मस्टर रोल में होता है, इसका यूज क्या क्या करते हैं। देखिए नॉमिनल मस्टर रोल में हम लोग यूज करते हैं ना, अटेंडेंस, पेमेंट, समझे। उसके बाद क्या कहते हैं, अनपेड वेज और वर्क डन बाय द डेली लेबर ऑन प्रोजेक्ट। तो कहने वाला अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि नॉमिनल मस्टर रोल में हम लोग क्या करते हैं, पूछेगा अटेंडेंस, पेमेंट दोनों में रहेगा या किसी थर्ड ऑप्शन कुछ और रहेगा, फोर्थ में कुछ और रहेगा। तब क्या करिएगा, अटेंडेंस और पेमेंट में टिक मार के निकल जाइएगा। जिस ऑप्शन में ये चारों में से कोई एक रहेगा आप उसमें टिक मार के, नॉमिनल मस्टर रोल का मतलब यही होता है कि वो ऐसा चीज़ है जो आप लोगों को वो रिकॉर्ड रखता है। ये मस्टर रोल क्या है, एक तरह से रिकॉर्ड रखता है किसका अटेंडेंस का, पेमेंट का, अनपेड वेज किसका अनपेड वेज नहीं किए हैं, वर्क डन बाय द डेली लेबर ऑन द प्रोजेक्ट, जो भी कितना काम किया गया पूरा लेबर के द्वारा प्रोजेक्ट में, ये सब चीज़ वो क्या करता है, इस चीज़ को रखता है। तो याद रखिए नॉमिनल मस्टर रोल क्या होता है कि क्या करता है, कंप्लीट वर्क का रिकॉर्ड रखता है, कंप्लीट वर्क का रिकॉर्ड रखता है जो भी प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। ये आप लोगों को पता चल गया। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ द पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या क्या है ये पता चला कि देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग को पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, इंजीनियर्स इन चीफ। सबसे ऊपर में क्या होता है, इंजीनियर्स इन चीफ होता है। दूसरा में क्या चीफ इंजीनियर होता है। थर्ड में क्या होता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है। और उसका चौथा में क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। पांचवा असिस्टेंट इंजीनियर। और छठा में क्या होता है, जूनियर इंजीनियर। जो आप लोग जो है ना बीटीएससी से बनिएगा तो क्या बनिएगा, बीटीएससी जेई। सबसे छठा नंबर पर आप लोग आइएगा। उसके ऊपर आपके ऊपर ए रहेगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेगा, उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहेगा, उसके बाद आप लोग चीफ इंजीनियर रहेगा, उसके बाद इंजीनियर्स ऑफ चीफ रहेगा। तो कहने वाला आप क्या है, छठा सबसे नीचे आप रहेगा, उसके ऊपर ए। तो समझ लीजिए कि देखिए कि ए जेई बनेगा तो कितना बेनिफिट मिलता है। और सोचिए इसके बाद अगर ए बनिएगा, ई बनिएगा, एसई बनिएगा तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज का सब चैप्टर यही खत्म होता है, थर्ड चैप्टर। इसके बाद मैं आप लोगों को वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा और इसके बाद सबसे अच्छा चैप्टर वैल्यूएशन है। इसमें ज़्यादा पूछने का नहीं है, यहीं से पूछा जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। मैं आप लोग टिक मार दिया हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर उतना ही कर लीजिएगा और मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये चीज़ आप लोग रिमेंबर कीजिएगा। इसका सिर्फ एस्टिमेशन क्वेश्चन अगर 200 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ना, तो इतना तो उम्मीद है
80 से 90% क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम तो इतना चैलेंज देते हैं और आपको वो PDF मिल जाएगा ग्रुप में 5 से 6। जैसे ही आप लोग को ये जितना कंप्लीट हो जाएगा एस्टिमेशन कोस्टिंग का थ्योरी और उसका, जैसे ही आप लोग को वीडियो बना के भेज दिया जाएगा तो आप लोग उसके बाद PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी बहुत टाइम है एग्जाम करने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर से मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जाऊंगा, वो 8 बजे रात में आप लोग को होगा, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। उसके साथ साथ मुझे आप लोग कमेंट लाइव में कमेंट करते ही नहीं है मिक्स प्रैक्टिस में, इससे मजा नहीं आता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब मुझे आएगा कि हाँ सही में आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर